राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी मग में। हमेशा की तरह आपके लिए आज भी एक रोचक कहानी। बहुत पुरानी बात है। आर्यावर्त में एक अत्यंत समृद्ध और विशाल राज्य था जिसका नाम था अमृतगढ़। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर और प्रजा की सुख समृद्धि के लिए दूर दूर तक विख्यात था। चारों ओर हरियाली से घिरा यह राज्य नदियों, पर्वतों और उपजाऊ भूमि का स्वर्गिक मिश्रण था। इस राज्य की राजधानी अपने भव्य महलों, ऊंचे मंदिरों और विशाल बाजारों के कारण अद्वितीय मानी जाती थी। अमृतगढ़ के राजा धर्मकेतु न केवल एक शक्तिशाली शासक थे, बल्कि अपनी न्यायप्रियता और प्रजा पालन के लिए भी प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें देवता के समान पूजती थी। राजा धर्मकेतु ने अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा से राज्य में ऐसी व्यवस्था स्थापित की थी कि अमृतपुर धन धान्य और खुशहाली में सबसे अग्रणी था। उनके शासनकाल में न तो कोई भूखा सोता था, न कोई अन्याय होता था। वे मानते थे कि राजा का कर्तव्य केवल राजमहल में बैठकर शासन करना नहीं, बल्कि प्रजा के जीवन में सच्चा सुख लाना है। हर वर्ष के प्रारंभ में अमृतगढ़ में नववर्ष उत्सव का भव्य आयोजन होता था। यह उत्सव राज्य के गौरव और समृद्धि का प्रतीक था। इस दौरान राजधानी को सोने चांदी की चमकदार रोशनियों और फूलों से सजाया जाता। सड़कों पर संगीत की धुनें गूंजती और हर ओर उल्लास का वातावरण छा जाता। उत्सव का मुख्य आयोजन राजधानी के बाहर स्थित एक विशाल खुले मैदान, जिसे स्वर्णभूमि मैदान कहा जाता था, में किया जाता। उत्सव में राज्य के कोने कोने से लोग उमड़ पड़ते। नृत्यांगनाएं अपने मोहक नृत्य से सभी का मन मोह लेती। संगीतकार अपनी कला का प्रदर्शन करते और विभिन्न खेल तमाशों से लोग आनंदित हो जाते। केवल आम प्रजा ही नहीं, बल्कि देश विदेश से आए व्यापारी, कारीगर और दूत भी इस उत्सव में भाग लेते। अमृतगढ़ की समृद्धि और संस्कृति का आकर्षण दूर दूर तक फैला हुआ था। उत्सव के दौरान राजा और उनके मंत्रियों को देश विदेश से आई दुर्लभ और बहुमूल्य भेंटें दी जातीं। ये भेंटें राजा धर्मकेतु के लिए श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक थीं। कोई दूर देशों से अद्वितीय रत्न लाता, तो कोई दुर्लभ औषधियों और जड़ी बूटियों का संग्रह। कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते और अपनी अनूठी कृतियां राजा को भेंट स्वरूप अर्पित करते। राजा धर्मकेतु भी अपने दरबारियों, वफादार सेवकों और प्रजा को उनके योगदान के लिए पुरस्कृत करना कभी नहीं भूलते। वे अपनी प्रजा को सोने की मुद्राएं, रत्न और सुंदर वस्त्र उपहार में देते। यह उनकी प्रजा के प्रति स्नेह और कृतज्ञता का प्रतीक था। इस आदान प्रदान से न केवल प्रजा का उत्साह बढ़ता, बल्कि राज्य में आपसी विश्वास और सामंजस्य भी बना रहता। इस बार का उत्सव पहले से कहीं अधिक भव्य और अद्वितीय था। राजा धर्मकेतु ने स्वयं इस आयोजन की देखरेख की थी। स्वर्णभूमि मैदान को ऐसी सुंदरता से सजाया गया था कि वह एक स्वर्गिक स्थान प्रतीत हो रहा था। मैदान के चारों ओर सुंदर तोरण द्वार बनाए गए थे और हर कोने में दीपकों की कतारें सजी थीं। बहुत से मंत्रियों, सेनापतियों और सामंतों ने राजा के सामने अपनी अपनी भेंटें प्रस्तुत कीं। कोई दुर्लभ रत्न जड़ित हार लाया, तो कोई अद्वितीय देवताओं की मूर्तियां। किसी ने दूर देशों से लाई गई सुगंधित चंदन की लकड़ियां अर्पित कीं, तो किसी ने बारीक कशीदाकारी किए गए वस्त्र। राजा धर्मकेतु हर भेंट को बड़ी ध्यान से देखते और भेंटकर्ता की प्रशंसा करते और उसके बदले में कुछ न कुछ पुरस्कार देते। राजा को सबसे अधिक प्रभावित किया प्रख्यात कारीगरों और कलाकारों ने। उनकी बनाई गई अद्भुत कृतियां, जिनमें देवताओं के रूप, महाकाव्यों के दृश्य और प्रकृति की सुंदरता चित्रित थी, राजा और सभी उपस्थित लोगों के दिलों में छाप छोड़ गईं। राजा ने इन कलाकारों को विशेष रूप से सम्मानित किया और उन्हें अपने राज्य का गौरव बताया। स्वर्णभूमि मैदान में चारों ओर आनंद और उत्साह का माहौल था। लोग समूह बनाकर नृत्य कर रहे थे, बच्चे खेल तमाशों का आनंद ले रहे थे और हर कोई राजा धर्मकेतु के न्याय और करुणा की प्रशंसा कर रहा था। यह उत्सव न केवल अमृतपुर की समृद्धि को दर्शाता था, बल्कि यह भी दिखाता था कि सच्चा राजा वह होता है जो अपनी प्रजा के सुख दुख को समझे और उनके साथ खड़ा रहे। भव्य उत्सव में दूर दूर से अनेक राजदूत, व्यापारी और कलाकार अपनी अपनी अद्भुत भेंटें लेकर आए थे। इन भेंटों में से कुछ तो इतनी दुर्लभ और अनुपम थीं
कि उन्हें देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो उठते। इसी भीड़ में एक होशियार कारीगर, जिसका नाम विश्वकर्मा था, अपने साथ एक अद्भुत वस्तु लेकर पहुंचा। विश्वकर्मा ने राजा धर्मकेतु को जमीन तक झुककर आदरपूर्वक प्रणाम किया और उनके सामने लकड़ी से बना हुआ एक घोड़ा प्रस्तुत किया। घोड़ा ऐसा लग रहा था मानो किसी कुशल शिल्पकार की पराकाष्ठा हो। उसके सुनहरे और रुपहले साज से घोड़े की आभा दोगुनी बढ़ गई थी। कारीगर ने राजा से कहा, महाराज, इस तुच्छ सेवक ने कई वर्षों की अथक मेहनत और साधना से आपके लिए यह अद्भुत वस्तु तैयार किया है। यह न केवल इस राज्य में बल्कि पूरे विश्व में अद्वितीय है। इसकी सुंदरता और उपयोगिता का कोई मुकाबला नहीं। यह केवल एक शिल्प नहीं बल्कि मेरे समर्पण का प्रतीक है। राजा धर्मकेतु ने घोड़े को ध्यान से देखा और त्योरी चढ़ाते हुए बोले, तुम इसे अद्भुत क्यों कहते हो? यह तो केवल लकड़ी का बना घोड़ा है, जिसे सुनहरे और चांदी के साज से सजाया गया है। हमारे यहाँ के कारीगर इससे भी सुंदर घोड़े बना सकते हैं। मुझे इसमें कोई विशेष बात नहीं दिखाई देती। कारीगर ने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, मैं इस घोड़े की सुंदरता की बात नहीं कर रहा हूं। निश्चय ही इससे अधिक सुंदर घोड़े बनाए जा सकते हैं, किंतु इस घोड़े में एक ऐसी विशेषता है जिसे देखकर आप चमत्कृत हो जाएंगे। यह घोड़ा केवल सजावटी नहीं है, यह एक ऐसा यंत्र है जो आकाश में उड़ सकता है। इसे चलाने के लिए इसमें विशेष पेंच लगाए गए हैं, जिन्हें घुमाने पर यह चिड़ियों की तरह हवा में उड़ने लगता है। यह इतना तेज है कि पल भर में कोसों की यात्रा कर सकता है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसका प्रदर्शन करके दिखाऊं। कारीगर की बात सुनकर राजा धर्मकेतु के मुख पर उत्सुकता झलकने लगी। ऐसी वस्तु के बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने कहा, अगर यह सच है तो मुझे दिखाओ इस घोड़े का कमाल। विश्वकर्मा ने बाईं रिकाब में पैर रखा, घोड़े की पीठ पर चढ़ा और लगाम थाम कर बोला, महाराज, मुझे बताइए कि आप मुझे किस दिशा में भेजना चाहेंगे। राजा ने अपनी दृष्टि दूर क्षितिज पर टिकाई, जहां लगभग 3 मील की दूरी पर एक ऊंचा पर्वत स्थित था। पर्वत की तलहटी में एक खजूर का पेड़ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। राजा ने कहा, वह पर्वत देख रहे हो? वह यहां से दूर तो नहीं, किंतु तुम्हारे घोड़े की परीक्षा के लिए यह दूरी पर्याप्त है। जाओ और उस खजूर के पेड़ से एक पत्ती लेकर आओ। अभी राजा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि विश्वकर्मा ने घोड़े की गर्दन में लगे एक पेंच को घुमाया। घोड़ा एक झटके में हवा में उड़ा और वायु के वेग से पर्वत की ओर बढ़ने लगा। घोड़े की गति इतनी तेज थी कि देखते ही देखते वह सबकी आंखों से ओझल हो गया। दरबारियों और उपस्थित सामंतों ने जब यह दृश्य देखा तो वे आश्चर्य से भौंचक्के रह गए। ऐसी जादुई चीज उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ ही मिनटों में घोड़ा वापस लौट आया। उसके सवार कारीगर विश्वकर्मा ने हाथ में खजूर के पेड़ की एक ताजी पत्ती ली हुई थी। उसने घोड़े से उतरकर वह पत्ती राजा धर्मकेतु को भेंट की और बोला, महाराज, आपकी आज्ञा का पालन कर मैं यह पत्ती लेकर आया हूं। यह घोड़ा आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत है। राजा धर्मकेतु इस अद्भुत प्रदर्शन को देखकर अचंभित रह गए। उन्होंने घोड़े की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारी यह भेंट अद्वितीय है। यह घोड़ा न केवल शिल्प और यंत्र विद्या का अद्भुत संगम है, बल्कि तुम्हारी निष्ठा और कला कौशल का प्रमाण भी है। मैं इस भेंट को पूरे राज्य का गौरव मानता हूं। राजा धर्मकेतु जादुई घोड़े का कमाल देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसकी चमकती आंखों में गर्व और उत्साह था। उसने कारीगर विश्वकर्मा से पूछा, तुम्हारे इस अद्भुत घोड़े का मूल्य क्या है? इसे पाने के लिए मैं जो भी मोल चुकाने को तैयार हूं, बताओ। कारीगर ने गहरी विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, महाराज, यह घोड़ा बेचने के लिए नहीं लाया गया है, लेकिन इसे मैं आपकी सेवा में एक शर्त पर भेंट कर सकता हूं, यदि आप मेरी एक इच्छा पूरी करें। धर्मकेतु की उत्सुकता बढ़ी। उसने पूछा, बताओ, तुम्हारी इच्छा क्या है? अमृतगढ़ में बड़े बड़े समृद्ध प्रदेश और नगर हैं। तुम जहां चाहो मैं तुम्हें वहां का शासक बना दूं। कारीगर ने नम्रता से कहा, महाराज, मुझे शासनाधिकार नहीं चाहिए। मेरी इच्छा इससे भी बड़ी है। लेकिन अपनी बात कहने से पहले मैं आपसे यह वचन चाहता हूं कि आप मेरी इच्छा सुनकर नाराज नहीं होंगे और न ही मुझे कोई दंड देंगे। धर्मकेतु ने गंभीरता से वचन दिया, तुम्हें मेरा वचन है
अब बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? कारीगर ने आंखें झुकाते हुए धीमे स्वर में कहा, महाराज, मैं आपकी पुत्री राजकुमारी सौम्यलेखा से विवाह करना चाहता हूं। यह बात सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। कुछ क्षण के लिए ऐसा लगा मानो समय थम गया हो। दरबारी और सामंत एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में गुस्सा और आश्चर्य साफ झलक रहा था। राजा धर्मकेतु ने भले ही अपनी भावनाएं नियंत्रित रखीं, लेकिन उसके पुत्र राजकुमार वीरकेतु का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और गुस्से में उठ खड़ा हुआ। पिताश्री, वीरकेतु ने गुस्से में कहा, यदि आपने इस कारीगर को वचन न दिया होता तो मैं इसे यहां खड़ा भी नहीं रहने देता। यह अपनी औकात भूल गया है। इसकी यह हिम्मत कि वह हमारी राजकुमारी से विवाह की इच्छा करे, यह शर्मनाक है। इसे तुरंत भगा दीजिए। कह दीजिए कि यह अपना तमाशे का घोड़ा लेकर वापस चला जाए, अन्यथा इसे इसके दुस्साहस का दंड मिलेगा। राजा धर्मकेतु ने शांत स्वर में कहा, युवराज, लेकिन यह घोड़ा सचमुच अद्वितीय है। ऐसा घोड़ा संसार में कहीं नहीं मिलेगा। इसे खोना अमृतगढ़ के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। वीरकेतु अपने पिता के प्रति सम्मान रखते हुए अपना गुस्सा दबाने की कोशिश करने लगा। उसने स्थिति को संभालने के लिए कहा, पिताश्री, यदि यह घोड़ा इतना ही अद्भुत है तो इसे स्वीकार करने से पहले इसकी पूरी परीक्षा और जांच परख करना उचित होगा। मुझे इसे परखने की अनुमति दें। कारीगर ने सिर झुकाते हुए कहा, राजकुमार, यह आपका अधिकार है। आप अवश्य इसका परीक्षण करें। राजकुमार वीरकेतु तुरंत घोड़े पर सवार हो गया। उसकी आंखों में गुस्से और अहंकार की चमक थी, लेकिन उसने जल्दबाजी में यह जानने का प्रयास भी नहीं किया कि घोड़े की यांत्रिक प्रणाली कैसे काम करती है। उसने कारीगर से पूछना तक जरूरी नहीं समझा। जैसे ही वह घोड़े पर बैठा, उसने उसकी गर्दन पर लगे एक पेंच को घुमा दिया। घोड़ा अचानक से धरती से ऊपर उठ गया। एक पल में वह इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया कि लोगों की आंखों से ओझल हो गया। दरबार में खड़े सभी लोग दंग रह गए। एक गहरी खामोशी छा गई। कुछ लोगों की आंखों में भय था तो कुछ के चेहरों पर आश्चर्य। कारीगर ने हाथ जोड़कर राजा से कहा, महाराज, गुस्ताखरी माफ हो। युवराज ने अत्यधिक जल्दबाजी कर दी। मैं उन्हें घोड़े की यांत्रिक प्रक्रियाएं समझाने ही वाला था, लेकिन उन्होंने मुझे यह मौका ही नहीं दिया। इस घोड़े में अलग अलग पेंच हैं। एक से यह चलता है, दूसरे से रुकता है और तीसरे से नीचे आता है। यदि युवराज को कोई कठिनाई होती है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। राजा धर्मकेतु का चेहरा चिंता से भर गया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, यदि मेरे पुत्र को कोई नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यह सब तुम्हारी चालाकी का नतीजा है। तुमने जानबूझकर मेरे पुत्र को घोड़े के सभी रहस्यों और तकनीकों के बारे में नहीं बताया। कारीगर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, कृपया मेरी बात पर विश्वास करें। मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। युवराज ने जल्दबाजी में वह पेंच घुमा दिया जो घोड़े को आकाश में ले जाता है। लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। घोड़े पर उतारने का पेंच भी है। जब युवराज का हाथ उस पर पहुंचेगा तो घोड़ा धीरे धीरे जमीन पर आ जाएगा। राजा धर्मकेतु कारीगर की बातों पर अनमने भाव से यकीन करता रहा, लेकिन उसका दिल अंदर से बैठा जा रहा था। पूरा दरबार बेचैनी में था। लोग घोड़े के कमाल और राजकुमार की सुरक्षा को लेकर तरह तरह की चर्चा कर रहे थे। आकाश की ओर सबकी निगाहें टिकी हुई थीं। हर कोई मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि राजकुमार वीरकेतु सुरक्षित लौट आए। कारीगर का जादुई घोड़ा अब सभी के लिए एक रहस्य और उम्मीद का प्रतीक बन चुका था। राजा धर्मकेतु को कारीगर विश्वकर्मा की सफाई पर तसल्ली नहीं हुई। उसकी आंखों में चिंता और क्रोध का मिलाजुला भाव था। उसने गहरी आवाज में कहा, मान लिया कि किसी तरह राजकुमार का हाथ घोड़े के दूसरे पेंच पर पड़ गया और वह नीचे उतर भी आया, लेकिन यह कौन जानता है कि वह कहां उतरेगा। अगर वह किसी गहरी नदी में जा गिरा या किसी खतरनाक पहाड़ की चोटी पर उतरा तो क्या होगा। कारीगर ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, इस जादुई घोड़े की यह भी खासियत है कि चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, यह अपने सवार को सुरक्षित स्थान पर ही उतारेगा। अगर वह नदी में उतरा तो यह उसे बिना किसी परेशानी के किनारे तक पहुंचा देगा। और राजकुमार समझदार हैं।
वह घोड़े की कला को जानते हैं। वह किसी बस्ती के अलावा कहीं और उतरने का प्रयास नहीं करेंगे। राजा धर्मकेतु की आंखों में गहरी चिंता थी। उसने कड़े स्वर में कहा, भले ही यह घोड़ा कितना अद्भुत क्यों न हो, लेकिन मैं किसी भी जोखिम को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर 3 महीने के भीतर राजकुमार वीरकेतु वापस नहीं आए तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, और जब तक वीरकेतु वापस नहीं आ जाते तब तक तुम मेरी कैद में रहोगे। यह कहकर राजा ने दरबार का उत्सव बंद करवा दिया और कारीगर को सैनिकों की निगरानी में कैद खाने भेज दिया गया। उधर राजकुमार वीरकेतु जादुई घोड़े पर सवार होकर आकाश में उड़ रहा था। घोड़ा इतनी तेजी से ऊपर उठा कि नीचे के बड़े बड़े पहाड़ रेत के टीले जैसे लगने लगे। हवाएं कानों में गूंज रही थीं और नीचे का नजारा किसी सपने जैसा था। वीरकेतु ने सोचा, मुझे अपनी राजधानी के महल के पास उतरना चाहिए। उसने घोड़े की गर्दन पर लगे चालू पेंच को उल्टी दिशा में घुमाया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से घोड़ा और तेजी से आगे बढ़ने लगा। वीरकेतु ने कई बार पेंच को घुमाया, लेकिन हर बार घोड़ा केवल ऊंचाई और गति बढ़ाता गया। अब वीरकेतु का धैर्य जवाब देने लगा। उसके माथे पर पसीना बहने लगा। उसने मन में कहा, क्या मैं इस उड़ान से कभी लौट पाऊंगा? यह जादुई घोड़ा मेरे बस में क्यों नहीं आ रहा? उसने घोड़े की गर्दन और सिर को बार बार टटोलना शुरू किया। शायद कहीं कोई और यंत्र हो। कई प्रयासों के बाद उसने घोड़े के दाएं कान के नीचे एक छोटा पेंच पाया। उसने डरते हुए उस पेंच को घुमा दिया। जैसे ही पेंच घुमा, घोड़ा धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। वीरकेतु ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे इस बात का एहसास हो गया था कि वह अब बहुत दूर आ चुका है। घोड़ा जब धरती पर उतरा तो आधी रात बीत चुकी थी। ठंडी हवा वीरकेतु की थकान और भूख को और बढ़ा रही थी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन पहचान न सका कि वह कहां उतरा है। घोड़ा एक विशाल महल की छत पर खड़ा था। छत संगमरमर की बनी थी, जिसकी मुंहडेरें चांदनी में चमक रही थीं। वीरकेतु घोड़े से उतरकर छत पर इधर उधर टहलने लगा। वहां गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। काफी देर तक छत पर घूमने के बाद उसे एक जीना दिखाई दिया, जिसका एक दरवाजा खुला हुआ था। यह शायद महल के भीतर जाने का रास्ता था। वीरकेतु ठिठक कर खड़ा हो गया। उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या मुझे इस महल के अंदर जाना चाहिए? अगर यहां के लोग मुझे शत्रु समझकर मुझ पर हमला कर दें तो क्या होगा? लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसने खुद को समझाया, मैं निहत्था हूं। मेरे पास कोई हथियार नहीं है, कोई भी मुझे खतरा नहीं समझेगा, और भूख प्यास के कारण यहां रुकना संभव नहीं है। यह सोचकर वीरकेतु ने हिम्मत जुटाई और महल के भीतर कदम रखने का निर्णय लिया। राजकुमार वीरकेतु ने महल के दालान में प्रवेश किया और सतर्कता से कान लगाकर आहट सुनने लगा। चारों ओर गहरी खामोशी थी। कहीं कहीं सोने वाले लोगों के हल्के खर्राटों की आवाज गूंज रही थी। तभी उसकी नजर एक ऐसे कमरे पर पड़ी जहां दीपक जल रहे थे। उसने धीरे से झांक कर देखा। वहां कुछ दासियाओं और जनाने गहरी नींद में सो रही थीं। वीरकेतु ने तुरंत समझ लिया कि यह किसी रानी या राजकुमारी का महल है। यह महल बंगाल देश की राजकुमारी का था, जिसका नाम था चंद्रलेखा। वीरकेतु धीरे धीरे आगे बढ़ा। महल की भव्यता और शांति उसकी हर धड़कन को तेज कर रही थी। एक ओर उसे एक रेशमी पर्दे से सजे कमरे का दरवाजा नजर आया। भीतर से कपूरी मोमबत्तियों की सुगंध और मंद प्रकाश आ रहा था। वीरकेतु ने साहस जुटाकर पर्दा हटाया और अंदर प्रवेश किया। कमरे का दृश्य अत्यंत भव्य था। संगमरमर की जमीन पर दासियां सोई हुई थीं और कोने में एक सुंदर बिस्तर पर महीन मच्छरदानी से ढकी राजकुमारी चंद्रलेखा गहरी नींद में सो रही थीं। बिस्तर के ऊपर बनी छत पर झूलती झालरें और चंद्रलेखा के चेहरे पर चांदनी सी चमक ने वीरकेतु को जैसे मंत्रमुग्ध कर दिया। वीरकेतु उस अद्भुत सौंदर्य को देखकर निहारता ही रह गया। उसकी दृष्टि उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। उसके मन में विचार उठा, अगर यह राजकुमारी मुझे स्वीकार कर ले तो मैं इसके लिए दुनिया का हर खतरा मोल ले सकता हूं। प्रेम की अजीब सी लहर ने उसके विवेक को क्षण भर के लिए भ्रमित कर दिया। उसने धीमे से मच्छरदानी का एक किनारा उठाया और राजकुमारी के चेहरे की ओर झुक गया। उसकी सांसें ठहरी हुई थीं। उसने राजकुमारी की कलाई पर रखी रेशमी आस्तीन को उठाकर धीरे से उसका चेहरा देखा। इस हलचल से राजकुमारी चंद्रलेखा की आंखें खुल गईं।
उसने अपने सामने एक सुंदर युवक को राजसी वस्त्रों में खड़ा देखा। भय से उसकी सांसें अटक गईं और मुंह से आवाज भी न निकली। वीर केतु ने तुरंत हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, देवी जी, कृपया मुझसे डरे नहीं। मैं अमृतगढ़ देश का राजकुमार हूं। भाग्य ने मुझे यहां लाकर खड़ा कर दिया है। मैं आपकी शरण में हूं। आपकी दया के बिना मैं जीवित नहीं बच पाऊंगा। राजकुमारी चंद्रलेखा धीरे धीरे शांत हुई। उसने वीर केतु की आंखों में सच्चाई और विनम्रता देखी। वह बंगाल के महाराज की सबसे छोटी और प्रिय बेटी थी। उसने बड़े ध्यान से वीर केतु की बात सुनी और फिर मधुर स्वर में कहा, युवराज, आप चिंता न करें। यहां आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। यह महल अब आपका है। आप मेरे मेहमान हैं और मेरा यह कर्तव्य है कि मैं आपकी हर आवश्यकता का ध्यान रखूं। वीर केतु भावुक होकर राजकुमारी के चरणों में सिर रखने को झुका, लेकिन चंद्रलेखा ने उसे रोक दिया। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, लेकिन एक बात तो बताइए, इतने कड़े पहरों को लांघकर आप मेरे महल में कैसे आए और इतने कम समय में अमृतगढ़ से यहां तक कैसे पहुंचे? वीर केतु ने उत्तर देने को मुंह खोला, लेकिन राजकुमारी ने कहा, नहीं, अभी नहीं। आपके चेहरे पर भूख और थकान साफ दिखाई दे रही है। पहले मैं आपके भोजन और विश्राम का प्रबंध कराती हूं। बाकी बातें सुबह इत्मीनान से होंगी। राजकुमारी की आज्ञा पाकर दासियां आईं। उन्होंने वीर केतु को आदरपूर्वक स्वादिष्ट भोजन परोसा। इसके बाद उन्होंने महल के एक भव्य कक्ष को सजाया और वीर केतु को वहां विश्राम करने के लिए ले गईं। जब सब व्यवस्थित हो गया तो दासियां राजकुमारी के पास लौटीं। उनकी आंखों में उत्सुकता थी। एक मुंह हलगी दासी ने हंसते हुए कहा, राजकुमारी, यह युवक आपके लिए अत्यंत योग्य है। आपका विवाह इसी से होना चाहिए। चंद्रलेखा का चेहरा लाल हो गया। उसने दासियों को डांटते हुए कहा, क्या बेकार की बातें कर रही हो? जाओ, सो जाओ और मुझे भी सोने दो। लेकिन जैसे ही दासियां चली गईं, चंद्रलेखा खिड़की के पास खड़ी हो गई। उसका मन वीर केतु के विचारों में खो चुका था। सुबह होते ही राजकुमारी चंद्रलेखा ने अपनी दासियों को बुलाया और बड़े मनोयोग से अपना श्रृंगार आरंभ किया। उसने अपनी नागिन जैसी लहराती केशराशि में मोतियों की माला सजाई। उसकी सुडौल गर्दन पर झिलमिलाता हीरों का हार ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो चांद की किरणें धरती पर उतर आई हों। उसकी बाहों में चमचमाते जड़ाऊ बाजूबंद और तन पर रेशम का खास परिधान, जो केवल राजघरानों के लिए बनाया जाता था, उसकी सुंदरता को और अधिक निखार रहे थे। इसके बाद उसने अपनी कमर में रत्नों से जड़ा एक महीन रेशमी कमरबंद बांधा। इस अनुपम रूप में उसकी सुंदरता ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे स्वयं रति को भी लज्जित कर दे। उसके हर आभूषण और परिधान ने उसे अद्वितीय बना दिया था। इसी बीच वीर केतु भी जाग चुका था। उसने कमरे के बाहर खड़ी एक दासी को आवाज देकर बुलाया और उससे कहा, जाकर देखो कि राजकुमारी जाग चुकी हैं या नहीं। यदि जाग चुकी हों तो उनसे कहो कि मैं उनके दर्शन के लिए प्रस्तुत होना चाहता हूं। चंद्रलेखा को उस दासी ने बताया तो चंद्रलेखा ने उसे वापस राजकुमार वीर केतु के कक्ष में भेजा कि कह देना, युवराज, कृपया मेरे पास आने का कष्ट न करें, मैं स्वयं आपके पास आ रही हूं। जब दासियां राजकुमारी का संदेश लेकर लौटीं तो उन्होंने कहा, राजकुमारी चाहती हैं कि आप उनके पास न जाएं, वह स्वयं ही आपको मिलने आ रही हैं। कुछ समय बाद राजकुमारी चंद्रलेखा अपने अति मनमोहक रूप में धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई दासियों के साथ वीर केतु के कक्ष में पहुंची। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनके हृदय प्रसन्नता से भर गए। वीर केतु ने हाथ जोड़कर कहा, राजकुमारी, रात को मैंने आपकी निद्रा में विघ्न डालकर आपको कष्ट पहुंचाया। कृपया मेरे इस अपराध को क्षमा करें। राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, युवराज, इसमें अपराध की कोई बात नहीं। यह सब नियति का खेल है। मुझे आपसे मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हुई, लेकिन अब मेरी जिज्ञासा है कि आप इतने कम समय में अपने देश से यहां कैसे पहुंचे, और वह भी मेरे महल में प्रवेश कर गए, जहां एक चिड़िया भी बिना मेरी इजाजत के पर नहीं मार सकती। मुझे आपकी कहानी जानने की अतिशय अभिलाषा है। वीर केतु ने गहरी सांस ली और कहना आरंभ किया, कल हमारे देश में नव वर्ष का उत्सव था। मेरे पिता महाराज के दरबार में सभी शिल्पी अपने अद्वितीय उपहार लेकर उपस्थित हुए। उनमें से एक कारीगर भी था जिसने एक अद्भुत यंत्र से उड़ने वाले घोड़े का प्रदर्शन किया।
यह घोड़ा देखने में किसी साधारण सजावटी घोड़े जैसा ही था, लेकिन उसमें ऐसी क्षमता थी कि वह आसमान में उड़ सकता था। महाराज को वह यंत्र इतना पसंद आया कि उन्होंने कारीगर से उसका मूल्य पूछा। कारीगर ने कहा, मैं इसे महाराज को तभी दूंगा जब उनकी पुत्री का विवाह मुझसे होगा। दरबार में यह सुनकर सभी दरबारी क्रोधित हो गए, लेकिन मेरे पिता, जो उस घोड़े से अत्यधिक प्रभावित हो चुके थे, कारीगर की शर्त पर मौन रह गए। यह देखकर मैं समझ गया कि शायद वह इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। मैंने तत्काल महाराज से कहा, यह घोड़ा तब तक उपयोगी नहीं है जब तक यह न सिद्ध हो कि इसे कोई और भी चला सकता है। महाराज ने मुझे उस घोड़े की परीक्षा लेने का आदेश दिया। मैंने उस पर चढ़ते समय कारीगर को उसकी तकनीक का प्रदर्शन करते देखा था। उसी प्रकार मैंने घोड़े की खूंटी घुमाई और वह तुरंत आसमान में उड़ गया। लेकिन दुर्भाग्यवश मैं कारीगर से इसके अन्य रहस्यों को जानने का समय नहीं ले सका। वीरकेतु ने अपनी बात को जारी रखा। घोड़ा उड़कर ऊंचाई पर पहुंच गया। मुझे यह समझने में देर न लगी कि मुझे इसे नियंत्रित करने के लिए और कुछ जानना चाहिए था, लेकिन तब तक मैं अपनी राजधानी से बहुत दूर निकल चुका था। मैंने हिम्मत बनाए रखी और घोड़े को सावधानी से चलाने की कोशिश की। रात होते होते मैंने खुद को आपके देश के पास पाया, लेकिन इस अद्भुत यंत्र के कारण मैं आपके महल के ठीक ऊपर आ पहुंचा। यह सोचकर कि मुझे यहां कोई न कोई सहायता मिलेगी, मैंने उसे नीचे लाने की कोशिश की और घोड़ा आपकी महल की छत पर उतर गया और मैं महल के अंदर प्रवेश कर गया। घोड़े से उतरकर मैंने इधर उधर देखा तो मुझे एक जीना नीचे उतरने के लिए दिखाई दिया। मैं धीरे धीरे नीचे आया। दालान में मैंने कई पहरे की दासियों और जनानों को गहरी नींद में सोता पाया। फिर देखा कि आपके कमरे की ओर से झीने रेशमी पर्दे से छन छन कर स्वच्छ प्रकाश आ रहा है। मैं दबे पांव आपके कमरे में आ गया। मुझे भय था कि कोई पहरे वाली औरत जाग गई और मैं पकड़ा गया तो आज मेरी मृत्यु निश्चित ही है। लेकिन पीछे लौटता तो भी कहां जाता। आपको सोते देखा तो देखता ही रह गया। इतने में आपकी आंख खुल गई। आपने मुझ पर रोष करने के बजाय मुझ पर बड़ी कृपा की। मेरा रोम रोम आपका आभारी है। मैं चाहता हूं कि आप पर सब कुछ न्यौछावर कर दूं, किंतु मेरे पास इस समय है ही क्या। एक हृदय था, वो भी आपको पहली बार देखने पर हाथ से जाता रहा। राजकुमारी चंद्रलेखा इस प्रेम पगी शिष्ट वार्ता को सुनकर खिल उठी। उसने कहा, आप तो उड़ने वाले घोड़े पर अक्सर सैर करते होंगे। आज संयोग से मेरी ओर भी भूल पड़े। आपसे अपनापन बढ़ाना बेकार है। आपको स्वभावतः ही अपनी जन्मभूमि अमृतगढ़ से लगाव होगा और वहीं चले जाएंगे। हमारे देश को और हमें काहे को याद करेंगे। वीरकेतु ने कहा, अपनी जन्मभूमि से किसे लगाव नहीं होता, लेकिन इस समय तो मैं आपकी कैद में हूं। जब आप मुझे छुटकारा देंगी तभी जा सकूंगा। रही भूलने की बात, सो आपको एक बार देखकर कोई कभी नहीं भूल सकता। मैं तो अपने को भूल जाऊं, आपको नहीं भूल सकता। चंद्रलेखा महल के दालान में वीरकेतु के साथ बैठी थी। हवाओं में फूलों की सुगंध तैर रही थी और दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। इतने में एक दासी दौड़ती हुई आई और हाथ जोड़कर बोली, राजकुमारी, भोजन तैयार है। चंद्रलेखा ने घड़ी की ओर देखा। यह उसका भोजन का समय नहीं था, लेकिन वीरकेतु के थके हुए और अनमने से चेहरे को देखकर उसने अनुमान लगा लिया कि उसने रात में शायद ही कुछ खाया होगा। उसे यह सोचकर अपराधबोध हुआ कि वह इस राजकुमार को इतनी देर से अपने प्रेम में उलझाए हुए है और उसका पेट खाली है। चंद्रलेखा मुस्कुराई और कोमल स्वर में बोली, चलो, आपको आज हमारे महल के विशेष व्यंजन खिलाऊं। उसने न केवल उसे भोजन कक्ष की ओर चलने का इशारा किया, बल्कि खुद उसका हाथ पकड़कर उसे वहां ले गई। वीरकेतु उसकी इस सादगी और स्नेह को देखकर अभिभूत था। भोजन कक्ष किसी स्वर्ग दरबार से कम नहीं था। दीवारों पर मीनाकारी से बने चित्र और महंगे पर्दे इस कक्ष को राजसी वैभव प्रदान कर रहे थे। कमरे के बीचों बीच एक लंबा टेबल रखा था, जो सोने और चांदी के काम से जड़ा हुआ था। उस पर विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन करीने से सजाए गए थे। वहां फूलों की एक विशेष सजावट की गई थी, जिसमें चमेली और गुलाब की महक चारों ओर फैल रही थी। चंद्रलेखा ने वीरकेतु को सम्मान से एक सोने की कुर्सी पर बिठाया और स्वयं उसके पास बैठ गई। उसने दासियों को संकेत दिया कि भोजन परोसा जाए।
दासियां अपने हाथों में सोने की थालियां लेकर आईं, जिनमें बंगाल के शाही व्यंजन सजे थे। वहां मक्खन में डूबी रोटियां, सुगंधित पुलाव, खसखस के पराठे और विभिन्न प्रकार की मिठाइयां परोसी गई थीं। एक दासी ने चांदी के कलश में ठंडा और मीठा गुलाब जल लाकर रखा। खाने की शुरुआत होते ही कुछ नवयुवती दासियां सामने आ गईं। वे बांसुरी, सितार और वीणा लेकर खड़ी थीं। उनके कोमल हाथ जब वाद्य यंत्रों के तार छूते तो कमरे में मधुर संगीत गूंज उठता। उनके कंठ से निकला गीत वातावरण को और भी मोहक बना रहा था। वीरकेतु ने एक नजर चंद्रलेखा पर डाली। वह मुस्कुरा रही थी और अपने हाथों से व्यंजन उठाकर वीरकेतु की थाली में रख रही थी। उसका यह स्नेह और देखभाल वीरकेतु को भीतर तक छू गया। वह सोचने लगा, क्या मैं किसी स्वर्ग की अप्सरा के साथ बैठा हूं, या यह मेरी कल्पना का कोई मधुर स्वप्न है? चंद्रलेखा ने उसे अपनी कोमल आवाज में टोका, आप खा क्यों नहीं रहे? क्या खाना पसंद नहीं आया? वीरकेतु ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी मेहमान नवाजी ने मुझे इतना भावुक कर दिया है कि मेरे पास शब्द नहीं है। दोनों ने साथ में भोजन किया। हर निवाला मानो उनके प्रेम को और गहरा कर रहा था। भोजन समाप्त होने के बाद चंद्रलेखा ने वीरकेतु का हाथ थाम लिया और उसे महल के एक और विशेष कक्ष की ओर ले गई। इस कक्ष की सजावट किसी परिकठा से कम नहीं थी। दीवारों पर दुर्लभ रत्न जड़े हुए थे और उनकी पृष्ठभूमि में सुंदर चित्रकारी की गई थी। चित्रों में राजसी शिकार, महल के उत्सव और समुद्र के दृश्य उकेरे गए थे। फर्श पर बिछा कालीन कश्मीरी शॉल से भी अधिक कोमल था और उस पर चलते हुए ऐसा लगता था मानो कोई बादलों पर चल रहा हो। कक्ष में चारों ओर सुनहरे झूमर लटके हुए थे, जिनकी रोशनी पूरे वातावरण को एक दिव्य आभा प्रदान कर रही थी। वहां एक विशाल आरामदायक सिंहासन था, जिस पर रेशमी गद्दियां और तकिए सजाए गए थे। वीरकेतु इस दृश्य को देखकर विस्मित हो गया। वह धीरे से बोला, मैं हमेशा यही सोचता था कि अमृतगढ़ का हमारा राजमहल सबसे सुंदर है, लेकिन आपके महल के आगे वह कुछ भी नहीं है। चंद्रलेखा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में गर्व और स्नेह दोनों थे। वह बोली, यह तो कुछ भी नहीं है। यदि आप मेरे पिता बंगाल के राजा का महल देखेंगे तो हमारा यह महल भी आपको तुच्छ लगेगा। चंद्रलेखा ने गंभीर होते हुए कहा, मैं चाहती हूं कि आप मेरे पिता से मिलें। वह आपसे मिलकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। वीरकेतु ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी उनसे मिलने की बहुत इच्छा है। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। उसने गंभीर स्वर में कहा, परंतु मेरे पास यहां ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं उनके समक्ष राजसी गरिमा में प्रस्तुत हो सकूं। मेरा साधारण वेश और साज सज्जा उनके मन में मेरे प्रति सम्मान को कम कर सकता है। चंद्रलेखा ने उसकी चिंता को समझते हुए कहा, इसमें कोई कठिनाई नहीं। यहां आपके देश के कई व्यापारी रहते हैं। आप उनसे अपने देश की वस्त्र भूषण और साज सज्जा का सामान मंगवाएं। मैं स्वयं देखूंगी कि आपको किसी चीज की कमी न हो। वीरकेतु ने उसकी ओर प्रशंसा भरी दृष्टि से देखा और कहा, आपकी बुद्धिमत्ता और स्नेह दोनों ही अद्वितीय हैं। कक्ष में बैठे बैठे वीरकेतु अचानक गहरी सोच में डूब गया। चंद्रलेखा ने उसे चिंतित देखकर पूछा, क्या हुआ? आप इतने गंभीर क्यों हो गए? वीरकेतु ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं इतने दिनों से यहां हूं, लेकिन मेरे पिता के बारे में कोई खबर नहीं है। उनके बिना मैं बेचैन हूं। मेरे अचानक गायब हो जाने से वे अत्यधिक चिंतित होंगे। मेरा मन बार बार सोचता है कि कहीं मेरी अनुपस्थिति ने उन्हें इतना दुखी न कर दिया हो कि उनकी तबीयत ही खराब हो जाए। चंद्रलेखा ने उसकी बात सुनी और अपने कोमल हाथों से उसका हाथ थाम लिया। उसने सांत्वना देते हुए कहा, मुझे आपकी यह चिंता समझ में आती है। एक पुत्र का अपने माता पिता के प्रति दायित्व सबसे पहले है। आपको उनकी कुशल क्षेम जानने जाना चाहिए, लेकिन वादा कीजिए कि आप जल्दी लौटेंगे। मैं आपके बिना एक दिन भी नहीं रह पाऊंगी। वीरकेतु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपके बिना मेरा जीवन अब अधूरा है। मैं जल्द ही लौट कर आऊंगा और अपने पिता से आपके साथ विवाह की अनुमति लाऊंगा। चंद्रलेखा महल की भव्य खिड़की के पास बैठी दूर आसमान को ताक रही थी। उसकी आंखों में चिंता की हल्की झलक थी। वीरकेतु की बातें उसे व्यावहारिक और सही लगीं।
लेकिन उसके दिल में एक भय घर कर गया। क्या होगा अगर वीर केतु अपने देश जाकर मुझे भूल जाए? उसने खुद से यह सवाल किया। उसे यह डर भी सता रहा था कि कहीं अमृतगढ़ पहुंचने के बाद वह किसी अन्य स्त्री के प्रेम में पड़ जाए या अपने माता पिता के स्नेह में इतना रम जाए कि लौटने का मन ही न करे। वह सोचने लगी, क्या मैं उसे रोक सकती हूं? अगर वह कुछ दिन और यहां ठहर जाए तो शायद उसका प्रेम मुझसे इतना गहरा हो जाए कि वह जाने का विचार ही त्याग दे। इस विचार से प्रेरित होकर उसने वीर केतु की ओर देखा और कोमल स्वर में कहा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप कुछ दिनों के लिए यहां और ठहरें। हमारे साथ बिताया हर पल हमारे प्रेम को और मजबूत करेगा। वीर केतु उसकी आंखों में झलकती ममता और अनुरोध को नकार नहीं सका। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यदि यह आपकी इच्छा है तो मैं कुछ दिन और यहां रहूंगा। चंद्रलेखा ने यह सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ किया कि वीर केतु का मन महल में रमा रहे। उसने महल को और भी भव्य और आकर्षक बना दिया। चारों ओर फूलों की सजावट की गई, हर कोने में इत्र की महक बिखेर दी गई और महल के आंगन में संगीतकारों और नर्तकियों को बुलाया गया। सुबह होते ही वीर केतु शिकार के लिए महल के समीप के जंगलों में निकल जाता। वहां हाथी, घोड़े और प्रशिक्षित शिकारी पक्षियों के साथ उसका शिकार करना किसी राजसी आयोजन से कम नहीं था। शाम होते ही दासियां मधुर संगीत बजातीं, सितार, वीणा और बांसुरी की धुनों से महल गूंज उठता। चंद्रलेखा के सौंदर्य का आनंद तो वीर केतु दिन रात उठाता ही था। उसकी मधुर बातें, उसकी हंसी और उसका स्नेह, इन सब से वीर केतु का दिल पूरी तरह चंद्रलेखा का हो चुका था। इस प्रकार 2 महीने बीत गए और वीर केतु को अपने घर की याद ही नहीं आई। लेकिन फिर एक दिन जैसे ही सुबह की पहली किरण फर्श पर पड़ी, वीर केतु के मन में अपने पिता का ध्यान आया। वह सोचने लगा, क्या मेरे अचानक गायब हो जाने से मेरे माता पिता चिंतित होंगे? क्या वे मेरे लौटने का इंतजार कर रहे होंगे? उसने चंद्रलेखा के पास जाकर कहा, प्रिय, अब समय आ गया है कि मैं अपने माता पिता से मिलने जाऊं। मुझे उनकी कुशल क्षेम जानने की आवश्यकता है। वीर केतु की बात सुनकर चंद्रलेखा के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं समझ सकती हूं कि माता पिता का स्नेह कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरे मन में डर है। क्या होगा अगर आप वापस न लौटें? क्या होगा अगर आप मुझे भूल जाएं? वीर केतु ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और गंभीरता से कहा, चंद्रलेखा, यह अत्यंत अनुचित होगा कि मैं अपने माता पिता से बिना बताए हमेशा के लिए दूर हो जाऊं। लेकिन यदि तुम्हें मेरे प्रेम पर विश्वास नहीं है तो तुम्हारे लिए एक उपाय है। मेरे साथ तुम भी चलो। चंद्रलेखा ने उसकी ओर देखा और कहा, लेकिन मेरे पिता मुझे आपके साथ जाने की अनुमति नहीं देंगे। वीर केतु मुस्कुराया और फुसफुसाते हुए कहा, तो फिर हम बिना किसी को बताए चले जाएंगे। रात में जब सभी दास दासियां और प्रहरी सो जाएंगे तब हम चुपचाप महल से निकलेंगे। छत पर मेरा घोड़ा तैयार है। वह इतना तेज है कि किसी को हमारे जाने का पता भी नहीं चलेगा। रात के समय जब पूरा महल सन्नाटे में डूबा हुआ था, चंद्रलेखा और वीर केतु छत पर पहुंचे। चांदनी रात में छत से दिखने वाले दृश्य अद्भुत थे, लेकिन दोनों के दिलों में केवल एक ही बात थी, एक नई यात्रा की शुरुआत। वीर केतु ने अपने घोड़े का मुंह अमृतगढ़ की ओर किया। चंद्रलेखा ने उसे कसकर पकड़ लिया। घोड़ा अपनी पूरी गति से उड़ने लगा। हवा उनके बालों को बिखेर रही थी और उनके दिलों में उत्साह और चिंता दोनों का मिश्रण था। जब अमृतगढ़ की सीमा पास आई तो वीर केतु ने अपने महल में सीधे जाने का विचार छोड़ दिया। उसने सोचा, यदि मैं चंद्रलेखा को सीधे अपने महल में ले जाऊंगा तो हो सकता है कि माता पिता को यह पसंद ना आए। वह राजधानी से कुछ दूर बने एक देहाती महल में रुका। वहां के वातावरण में सादगी थी, लेकिन वह वीर केतु के बचपन की कई यादों से जुड़ा हुआ था। वीर केतु ने चंद्रलेखा को महल के अंदर पहुंचाया और उसका ध्यान रखने का आदेश दिया। उसने महल के प्रबंधकों को बुलाया और कहा, राजकुमारी का यहां पूरा ख्याल रखना। किसी भी प्रकार की असुविधा उन्हें नहीं होनी चाहिए। मैं अपने माता पिता को सूचित करने के लिए महल जा रहा हूं। 1-2 दिन में लौट कर आऊंगा। चंद्रलेखा ने उसे जाते हुए देख रही थी। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वह जानती थी
कि वीर केतु का जाना भी आवश्यक है, लेकिन वीर केतु से दूर होने का विचार उसे व्यथित कर रहा था। सुबह के पहले पहर में जब सूरज की किरणें धरती पर बिखरने लगीं, वीर केतु अपने घोड़े पर सवार होकर देहात के महल से अमृतगढ़ की ओर चल पड़ा। रास्ते में जब ग्रामीणों ने अपने युवराज को देखा तो वह खुशी से झूम उठे। वे उसके कुशल और सुरक्षित लौटने के लिए दिन रात दुआएं करते रहे। जिन लोगों ने कई दिनों तक राजकुमार का इंतजार किया था, वे उसकी वापसी को अपने भगवान का आशीर्वाद मान रहे थे। अमृतगढ़ के राजमहल के फाटक पर जब वीर केतु पहुंचा तो सिपाहियों ने राजकुमार की जय जयकार की और खुशी से द्वार खोल दिए। महल के अंदर यह खबर आग की तरह फैल गई कि राजकुमार वापस आ गए हैं। महल का हर कोना उल्लास और उमंग से भर गया। राजा, जो लंबे समय से अपने बेटे के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे, अपनी राजगद्दी से उठे और तेजी से अपने बेटे के पास पहुंचे। वीर केतु ने झुककर अपने पिता के चरण स्पर्श किए। राजा ने उसे गले से लगाया और उनकी आंखें भर आईं। पुत्र, राजा ने भावुक स्वर में कहा, तुम्हारे बिना मेरा एक एक दिन कटना मुश्किल था। ये दिन किसी सदमे से कम न थे। पुत्र, कहां थे इतने समय तक? वीर केतु ने सारी कहानी विस्तार से सुनाई। उसने बताया कि कैसे बंगाल की यात्रा के दौरान उसे अनजान परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उसने राजकुमारी चंद्रलेखा के स्नेह, सत्कार और उनके साथ बीते हर क्षण का वर्णन किया। उसने कहा, पिताजी, चंद्रलेखा ने मुझे जीवन के कठिन और विपरीत परिस्थितियों में हर पल सहारा दिया। वह न केवल सुंदर है, बल्कि उसके दिल में प्रेम और दया की गहराई है। मैं उसे अपने साथ यहां लाया हूं। वह फिलहाल देहाती राजमहल में है। हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं। यह कहते हुए वीर केतु अपने पिता के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आवाज में विनम्रता और आंखों में अपने प्रेम के प्रति सच्चाई झलक रही थी। राजा ने अपने बेटे को उठाया और अपने सीने से लगाते हुए कहा, पुत्र, मैं तुम्हारे निर्णय से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी मां और मैंने हमेशा तुम्हारे सुख की कामना की है। बंगाल की राजकुमारी को ब्याहने के लिए मैं तुम्हें अनुमति दे रहा हूं। मैं स्वयं देहात के महल जाऊंगा और उसे शाही सम्मान के साथ यहां लेकर आऊंगा। विवाह की सारी रस्में राजमहल में पूरी की जाएंगी। राजा ने अपने मुख्य महामंत्री को बुलाया और आदेश दिया, महल में शहनाई बजाई जाए, जश्न की तैयारी की जाए, मेरी सवारी को देहात के महल जाने के लिए सजाया जाए और राजसी जुलूस के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाए। महल में हर ओर उल्लास और तैयारी का माहौल छा गया। नौकर चाकर भागदौड़ में लग गए। राजमहल की सजावट शुरू हो गई और शाही जुलूस की भव्यता सुनिश्चित करने के लिए हर वस्तु का ध्यान रखा गया। इसी बीच महल के बंदी गृह में बंद कारीगर विश्वकर्मा को बुलाया गया। राजा ने उससे कठोर स्वर में कहा, तेरे कारण मुझे इतने दिनों तक अपने पुत्र के वियोग का दुख सहना पड़ा। मेरे बेटे को भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जी तो चाहता है कि तुझे मृत्युदंड दे दूं, लेकिन मैंने पुत्र की वापसी पर तुझे छोड़ने का वचन दिया था, इसलिए आज मैं तुझे रिहा करता हूं। कारीगर, जो कुशल तो था, लेकिन अधेड़, कुरूप और नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति था, मन ही मन राजा से बदला लेने की ठान चुका था। उसने राजा से अपनी रिहाई स्वीकार की और मन ही मन एक षड्यंत्र की योजना बनाने लगा। कारीगर को पहले ही चंद्रलेखा के बारे में जानकारी मिल चुकी थी। वह जानता था कि राजा स्वयं उसे शाही जुलूस के साथ लाने की योजना बना रहे हैं और उसने मौके का फायदा उठाने और राजा से बदला लेने का ठान लिया। कारीगर विश्वकर्ता ने कारागार से मुक्त होने के बाद देहात के महल की ओर प्रस्थान किया। वह यह भी जानता था कि जुलूस का प्रबंध हो जाने पर राजा खुद बंगाल की राजकुमार को ले आएगा। वह राजा की सवारी के चलने के पहले ही वहां पहुंच गया जहां पर राजकुमारी ठहरी हुई थीं। देहाती राजमहल के प्रबंधक से उसने कहा, राजा ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं तुरंत ही राजकुमारी को अपने घोड़े पर बिठाकर अमृतगढ़ के महल में पहुंचाऊं। प्रबंधक ने उसकी बात का विश्वास कर लिया और राजकुमारी भी इस बात से खुश हुई कि जल्दी ही युवराज वीर केतु के पास पहुंच जाऊंगी। वह तुरंत ही कपड़े ठीक ढंग से पहनकर राजमहल में जाने के लिए तैयार हो गई। कारीगर विश्वकर्मा ने घोड़े पर राजकुमारी को बिठाया और उसके पीछे खुद बैठ गया और घोड़े को चलाने वाली खूंटी मोड़ दी। कारीगर विश्वकर्मा
राजकुमारी को लेकर जब यंत्र घोड़े से पूर्व दिशा में उड़ चला, तब वीर केतु अपने पिता से पहले देहात के महल पहुंचकर राजकुमारी को शुभ समाचार देने की योजना बना रहा था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह जिन ख्वाबों को पूरा करने निकला है वे किसी और की साजिश की भेंट चढ़ने वाले हैं। देहात के महल पहुंचते ही वीर केतु ने प्रबंधक को बुलाया और राजकुमारी के बारे में पूछा। प्रबंधक की आंखों में भय और पछतावे का भाव झलकने लगा। उसने सिर झुकाकर कांपती आवाज में कहा, युवराज, कुछ समय पहले यहां वह घोड़े वाला कारीगर आया था जिसने कहा कि राजा ने उसे आदेश दिया है कि वह राजकुमारी को तुरंत राजधानी लेकर जाए। मुझे उसकी बात पर कोई संदेह नहीं हुआ और मैंने राजकुमारी को उसके साथ भेज दिया और वह उन्हें यंत्र घोड़े पर बिठाकर ले गया है। यह सुनते ही वीर केतु का चेहरा सफेद पड़ गया। ऐसा लगा मानो किसी ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया हो। उसका हृदय टूटने के कगार पर था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह धड़ाम से बेहोश होकर गिर पड़ा। इसी बीच राजा का शाही काफिला भी देहाती महल पहुंच गया। राजा बेहद प्रसन्न थे क्योंकि वह अपने बेटे और राजकुमारी के मिलन को राजसी धूमधाम के साथ मनाने की तैयारी कर चुके थे। लेकिन जब प्रबंधक ने उन्हें सारा हाल सुनाया तो उनका गुस्सा आसमान छूने लगा। यह कैसी लापरवाही है? राजा ने कड़क स्वर में कहा, तुमने बिना सोचे समझे राजकुमारी को कैसे ले जाने दिया? क्या तुम्हें एक बार भी संदेह नहीं हुआ कि वह व्यक्ति धोखेबाज हो सकता है? प्रबंधक ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, लेकिन राजा को राजसी गरिमा की चिंता सता रही थी कि सारी प्रजा को यह पता है कि मैं स्वयं राजकुमारी को लेकर राजधानी लौटने वाला हूं। अब इस घटना के बाद मेरी प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। राजा ने वीर केतु की बेहोशी की परवाह किए बिना तुरंत अमृतगढ़ वापस लौटने का आदेश दिया। कुछ देर बाद वीर केतु को होश आया। उसने प्रबंधक को अपने पैरों में गिरा देखा, जो रोते हुए माफी मांग रहा था। महाराज, प्रबंधक ने हताश स्वर में कहा, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा अपराध हुआ है। आप मुझे जो भी दंड देंगे मैं सहने के लिए तैयार हूं। लेकिन वीर केतु का दिल इस समय बदले और दंड के बारे में सोचने की स्थिति में नहीं था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमसे गलती हुई है, लेकिन यह जानबूझकर नहीं थी, इसीलिए मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। लेकिन अब मुझे फकीरों का वेश चाहिए ताकि मैं किसी को शक हुए बिना राजकुमारी की तलाश में निकल सकूं। महल के पास थोड़ी दूरी पर एक फकीरों का अखाड़ा था। वीर केतु ने प्रबंधक को वहां भेजा। उसने जाकर फकीरों से विनती की और असली बात को छुपाते हुए कहा, यह वस्त्र मुझे किसी व्यक्ति के लिए चाहिए। राजा के क्रोध से बचाने के लिए उसे यह पहनकर छुपना है। कृपया इसे दे दीजिए। फकीर बेहद दयालु स्वभाव के थे और उन्होंने तुरंत फकीरी वाले वस्त्र दे दिए। वीर केतु ने वह वस्त्र पहने और अपने साथ बहुमूल्य रत्नों और सोने के सिक्कों से भरी थैली अपने कपड़ों के अंदर छुपा ली। अब वह अपने नए वेश में एक साधारण फकीर लग रहा था। उसने गहरी सांस ली और दृढ़ निश्चय के साथ महल से बाहर निकलते हुए कहा, राजकुमारी को मैं ढूंढ निकालूंगा, चाहे इस यात्रा में मेरा जीवन ही क्यों न दांव पर लग जाए। दूसरी ओर कारीगर विश्वकर्मा, जो कि अपनी साजिश में सफल होता दिख रहा था, कई घंटों की उड़ान के बाद उसने यंत्र घोड़े को कश्मीर के राज्य में एक घने जंगल में उतारा। यह जगह सुनसान और सन्नाटे से भरी हुई थी। जंगल की हरियाली और वहां की ठंडक ने यात्रा की थकान को थोड़ा कम कर दिया। जंगल में एक साफ और निर्मल जल से भरा तालाब था। कारीगर विश्वकर्मा ने घोड़े को पेड़ों के पास खड़ा कर दिया और राजकुमारी से कहा, तुम यहीं रुको, मैं पास के गांव से खाने पीने का सामान लेकर आता हूं, और हां, कहीं भी भागने की कोशिश मत करना वरना जान से मारी जाओगी। जैसे ही कारीगर जंगल से बाहर गया, राजकुमारी चंद्रलेखा ने राहत की सांस ली, लेकिन उस राहत में घबराहट और भय छुपा हुआ था। वह सोचने लगी, क्या वीर केतु मुझे ढूंढ पाएगा? यह व्यक्ति न केवल कुरूप और अधेड़ है, बल्कि उसके इरादे भी घिनौने लग रहे हैं। राजकुमारी ने भागने की योजना बनाई, लेकिन जंगल के अनजान रास्तों और अपनी थकी हुई स्थिति के कारण वह ज्यादा दूर नहीं जा सकती थी। भूख और प्यास ने उसे और कमजोर कर दिया था। करीब 1 घंटे बाद कारीगर विश्वकर्मा पास के एक गांव से कुछ खाने पीने का सामान लेकर लौटा।
उसने राजकुमारी को खाना दिया और खुद भी खाने लगा। चंद्रलेखा ने बिना विरोध किए खाना खा लिया, लेकिन उसके मन में आशंका और डर ने गहरी जड़ें जमा लीं। दोस्तों, वीर केतु, क्या वह राजकुमारी को ढूंढकर कारीगर के जाल से बचा पाएगा? क्या कारीगर अपनी साजिश में पूरी तरह सफल होगा या उसकी नियति उसे एक नई सजा देगी? यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, बने रहिए हमारे साथ। भोजन समाप्त होने के बाद कारीगर विश्वकर्मा ने अपनी असलियत जाहिर करनी शुरू की। उसकी आंखों में वासना और क्रूरता झलक रही थी। उसने राजकुमारी चंद्रलेखा की ओर घूरते हुए अपनी नीच इच्छा प्रकट की। यह सुनते ही राजकुमारी ने क्रोध और घृणा से उसे धिक्कारा। तुम जैसे अधम और कुरूप व्यक्ति का यह घिनौना प्रस्ताव सुनना भी मेरे लिए अपमान है। दूर रहो मुझसे। लेकिन कारीगर को इनकार सहन नहीं हुआ। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक उभर आई और उसने अपनी ताकत का प्रयोग करते हुए राजकुमारी पर हमला कर दिया। उसने उसे मारा पीटा और बलपूर्वक अपनी नीच इच्छा पूरी करने की कोशिश की। राजकुमारी का हृदय भय और अपमान से कांप रहा था। वह जितनी जोर से संभव था चीखने और रोने लगी। जंगल में घना सन्नाटा था, लेकिन राजकुमारी के रोने की आवाज आसमान में गूंज उठी। कारीगर ने सोचा कि यह सुनसान इलाका उसे हर खतरे से बचा लेगा, लेकिन भाग्य ने राजकुमारी का साथ देने का निश्चय कर लिया था। उसी समय कश्मीर का राजा अपने शिकार के दल के साथ जंगल से गुजर रहा था। राजा ने जंगल के शांत वातावरण में एक स्त्री के कंठ से उठते दर्दनाक आर्तनाद को सुना। यह आवाज मदद की पुकार है, राजा ने अपने साथियों से कहा। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। राजा और उनके सैनिक आवाज का पीछा करते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां कारीगर विश्वकर्मा अपनी नीच हरकतें करने की कोशिश में लगा था। सैनिकों को देखकर भी कारीगर विश्वकर्मा के चेहरे पर घबराहट का कोई चिन्ह नहीं था। वह घमंड और बेखौफ होकर खड़ा था। राजा ने कारीगर विश्वकर्मा से कड़े स्वर में पूछा, तुम कौन हो और यह स्त्री कौन है? यह क्यों रो रही है? कारीगर विश्वकर्मा ने राजा को न पहचाना। उसने घूरते हुए उत्तर दिया, यह मेरी पत्नी है। मेरे साथ यह हंसे या रोए, तुम्हें इससे क्या मतलब? यहां से चले जाओ। लेकिन राजकुमारी चंद्रलेखा ने उन पूछने वालों के शाही रंग ढंग देख लिए थे। उसकी आंखों में आशा की एक नई किरण चमकी। वह रोते हुए बोली, महाराज, भगवान ने आपको इंसान के रूप में यहां भेजा है। कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं बंगाल की राजकुमारी हूं। मेरा विवाह अमृतगढ़ के राजा के पुत्र वीर केतु से होने वाला था, लेकिन इस नीच कारीगर विश्वकर्मा ने मुझे धोखे से भगा लिया। कश्मीर के राजा ने राजकुमारी की सुंदरता, उसके आचरण और उसकी सच्चाई को तुरंत पहचान लिया। उसने कुछ और प्रश्न पूछे ताकि वह पूरी तरह आश्वस्त हो सके। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि राजकुमारी सच्चाई कह रही है, उसने कारीगर विश्वकर्मा की ओर घूरते हुए गुस्से से आदेश दिया, इस नीच और अधर्मी व्यक्ति का तुरंत वध कर दिया जाए। राजा के 2 सैनिक आगे बढ़े। उन्होंने कारीगर को पकड़ लिया। उसकी आंखों में अचानक भय और पछतावे की झलक दिखी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही क्षणों में उसकी गर्दन तलवार के वार से अलग हो गई। उसका शरीर वहीं गिर पड़ा और जंगल एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। कारीगर विश्वकर्मा के अंत के बाद कश्मीर के राजा ने राजकुमारी से विस्तार से उसका पूरा हालचाल पूछा। राजकुमारी ने अपनी यात्रा और संघर्ष की हर बात बताई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके शब्दों में सच्चाई और दृढ़ता थी। राजा ने उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनी और उसे दिलासा देते हुए कहा, देवी जी, अब आप सुरक्षित हैं। मेरे राज्य में कोई भी आपका अपमान नहीं कर सकेगा। मैं स्वयं आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता हूं। राजा ने राजकुमारी को अपने घोड़े पर बैठाया और यंत्र घोड़े को अपने सेवकों को सौंप दिया। सभी लोग राजधानी की ओर चल पड़े। राजधानी पहुंचने पर राजा ने राजकुमारी को अपने महल में एक अलग और सुरक्षित स्थान पर रखा। उस महल को सुंदर वस्त्रों, फूलों और आरामदायक सामग्रियों से सजाया गया। राजकुमारी की सेवा के लिए कई दासियां और सेवक नियुक्त कर दिए किए गए। राजकुमारी चंद्रलेखा, जो कि अब कारीगर विश्वकर्मा के चंगुल से मुक्त हो चुकी थी, यह सोचकर उसने राहत की सांस ली और मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। उसने सोचा,
कश्मीर के राजा जैसे भले व्यक्ति ही इस दुनिया में निःस्वार्थ सहायता कर सकते हैं। उनका उपकार मैं जीवन भर नहीं भूल सकती। क्या वीर केतु राजकुमारी तक पहुंच पाएगा, या कश्मीर का राजा इस कहानी में एक नया मोड़ लाएगा? यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अभी और भी घटनाएं इस कथा का हिस्सा बनेंगी, इसलिए बने रहिए कहानी के अंत तक। कश्मीर के राजा ने राजकुमारी चंद्रलेखा को बचाकर जो उपकार किया था वह निःस्वार्थ नहीं था। उसकी नजरें अब राजकुमारी के अनुपम सौंदर्य और शाही आभा पर थीं। राजा का मन उसको पाने के लिए लालायित हो उठा था। उसने तय कर लिया था कि वह चंद्रलेखा से विवाह करेगा, चाहे उसकी इच्छा हो या न हो। वह यह भी जानता था कि राजकुमारी का दिल अमृतगढ़ के राजकुमार वीर केतु के लिए धड़कता है और वह खुशी खुशी किसी और के साथ विवाह करने के लिए कभी सहमत नहीं होगी। लेकिन राजा के लिए यह कोई बड़ी बाधा नहीं थी। उसने अपने मन में ठान लिया कि उसकी इच्छा को ही राजकुमारी की सहमति माना जाएगा। आदेश दिए गए कि विवाह की तैयारियां की जाए। महल को भव्य तरीके से सजाया गया और पूरे राज्य में जश्न का ऐलान कर दिया गया। बाजे बजने लगे, नृत्य और संगीत के आयोजन शुरू हो गए और हर जगह उत्सव का माहौल बना दिया गया। एक दिन जब राजकुमारी दोपहर की नींद में थी, बाजों की गूंज ने उसे जगाया। वह चौंक गई और तुरंत अपनी प्रमुख दासी को बुलाकर पूछा, यह शोर शराबा क्यों हो रहा है? यह सब किस खुशी में सजाया जा रहा है? दासी ने हिचकते हुए उत्तर दिया, सरकार, यह सब आपके और महाराज के होने वाले विवाह की खुशी में हो रहा है। महाराज ने पूरे राज्य में उत्सव मनाने का आदेश दिया है। यह सुनते ही राजकुमारी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे महसूस हुआ कि वह एक भेड़िए के चंगुल से निकलकर दूसरे भेड़िए के चंगुल में फंस चुकी है। कारीगर विश्वकर्मा के भयावह चंगुल से मुक्त होने के बाद अब वह कश्मीर नरेश के स्वार्थी और घातक इरादों की कैद में थी। राजकुमारी ने समझ लिया कि इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए उसे अपने दिमाग और चतुराई का इस्तेमाल करना होगा। उसने एक अनोखी योजना बनाई। जब राजा ने उसे अपने पास बुलाया तो वह अपने स्वरूप और व्यवहार को पूरी तरह बदलने का नाटक करने लगी। वह उन्मत्त सी दिखने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी और अपना सिर पीटने लगी। उसने अपने कपड़े फाड़ डाले और न केवल राजा बल्कि वहां मौजूद सभी लोगों को गालियां देने लगी। उसका यह रूप देखकर राजा सकते में आ गया। वह सोच में पड़ गया कि यह अचानक क्या हो गया। यह वही राजकुमारी थी जो कुछ दिन पहले तक बेहद शांत और सौम्य थी। राजा ने अपने बाहरी कक्ष में जाकर अपने विश्वास पात्र सभासदों को बुलाया। उसने उनकी सलाह मांगी। सभी सभासदों ने एक स्वर में कहा, महाराज, यह स्पष्ट है कि राजकुमारी पर किसी प्रेत बाधा का प्रभाव है। उसका अचानक से पागल हो जाना और इस तरह का व्यवहार करना किसी अनहोनी घटना का संकेत है। उसे तुरंत किसी विद्वान ओझा या तांत्रिक से उपचार दिलाया जाना चाहिए। राजा ने तुरंत राज्य भर के ओझाओं, तांत्रिकों और ज्ञानी पुरुषों को बुलवाया। उन सभी को आदेश दिया गया कि वे राजकुमारी का उपचार करें और उसे ठीक करें। राजमहल में ओझाओं और तांत्रिकों का जमावड़ा लग गया। धूनी रमाई गई, मंत्रों का जाप हुआ और अभिमंत्रित जल पिलाने के अनगिनत प्रयास किए गए। हर संभव उपाय किया गया, लेकिन राजकुमारी की हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ती चली गई। उसने अपनी स्थिति को और भी विकट बना दिया। वह कभी जोर जोर से रोने लगती तो कभी अपने बाल नोचने लगती। उसने दासियों को भी परेशान कर दिया और किसी को अपने पास नहीं फटकने देती। हर कोई उसकी इस हालत को देखकर परेशान था। राजकुमारी की ऐसी हालत देखकर राजा भी बेचैन हो उठा। वह रात भर सो नहीं पाता था। उसका मन इस चिंता में डूबा हुआ था कि अब क्या किया जाए। एक ओर वह राजकुमारी के सौंदर्य और रूप के वशीभूत था, तो दूसरी ओर उसकी यह अप्रत्याशित स्थिति उसे असमंजस में डाल रही थी। राजा ने मन ही मन सोचा, क्या यह वास्तव में कोई प्रेत बाधा है या राजकुमारी किसी और चालाकी का सहारा ले रही है? मुझे जल्द से जल्द इसका हल खोजना होगा। क्या राजकुमारी की चतुराई राजा को धोखा देने में सफल होगी? आगे का घटनाक्रम और भी रोचक होने वाला है। अगले दिन कश्मीर नरेश ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी वैद्य या हकीम राजकुमारी चंद्रलेखा को ठीक करेगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। इस ऐलान से राज्य भर के वैद्य, हकीम और तांत्रिक महल की ओर दौड़ पड़े।
एक पुराने वैद्य ने कहा कि नाड़ी देखकर ही पता चल सकता है कि राजकुमारी को क्या बीमारी है। चंद्रलेखा को तुरंत समझ आ गया कि यदि किसी ने उसकी नाड़ी देखी तो उसकी चालाकी उजागर हो जाएगी। उसे यह भांपने में देर न लगी कि यह उसकी योजना के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। उसने तत्काल एक और चाल चली। वह पहले से भी अधिक उग्र और आक्रामक व्यवहार करने लगी। जब कोई वैद्य उसकी नाड़ी देखने पास आता तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगती। कभी उसे थप्पड़ जड़ देती, कभी दांतों से काटने का प्रयास करती। वह गालियां बकती, उन पर थूक देती और कभी कभी उनके कपड़े तक फाड़ डालती। राजकुमारी का यह रूप देखकर सभी वैद्य और हकीम दंग रह गए। उन्होंने दूर से ही अंदाजा लगाकर तरह तरह के काढ़े और औषधियां तैयार कीं। कुछ औषधियां चंद्रलेखा पी लेती, लेकिन अधिकतर को वह जमीन पर फेंक देती। जब कोई आसपास न होता तो वह शांत और साधारण स्थिति में आराम करती, लेकिन किसी के आते ही अपने पागलपन और भूत प्रेत का नाटक शुरू कर देती। राजमहल में वैद्य और हकीमों का आना जाना लगातार चलता रहा, लेकिन कोई भी राजकुमारी के इस रोग का इलाज नहीं कर पाया। थक हार कर सभी वापस लौट गए। राजा चिंतित था और उसे अब भी एक ऐसे चमत्कारी वैद्य की तलाश थी जो उसकी समस्या का समाधान कर सके। उसी समय राजकुमार वीर केतु, जो अपनी प्रेमिका चंद्रलेखा की खोज में भटक रहा था, फकीर के वेश में कश्मीर की राजधानी पहुंचा। वहां के निवासियों से उसने सुना कि कश्मीर नरेश की राजकुमारी बीमार है और राजा उससे विवाह करना चाहता है। इस खबर ने वीर केतु को चौकन्ना कर दिया। वह समझ गया कि यह बीमार राजकुमारी कोई और नहीं बल्कि उसकी चंद्रलेखा ही होगी। वह इस बात से और अधिक आश्वस्त हो गया जब उसने सुना कि यह राजकुमारी किसी भी वैद्य या हकीम को अपने पास नहीं आने देती। वीर केतु ने एक नई योजना बनाई। उसने हकीम का वेश धारण किया, लंबी सफेद दाढ़ी लगाई और महल के द्वार पर पहुंच गया। दरबानों से उसने कहा, सुना है कि यहां राजकुमारी बीमार है, मैं उसका इलाज करना चाहता हूं, अपने राजा को खबर करो। दरबानों ने उपहास उड़ाने वाली नजरों से उसकी ओर देखा और हंसते हुए बोले, बड़े बड़े नामी हकीम और तांत्रिक यहां से असफल होकर लौट गए, तुम्हारी औकात क्या है कि तुम उसे ठीक कर सको? लेकिन वीर केतु ने साहस के साथ उत्तर दिया, तुम्हारा काम पहरा देना है या मेरी योग्यता पर सवाल उठाना? राजा को खबर करो, अगर वे नहीं चाहेंगे तो मैं लौट जाऊंगा। दरबानों ने यह बात अपने राजा तक पहुंचा दी। राजा को लगा कि इस अजनबी हकीम को आजमाने में कोई हर्ज नहीं। उसने तुरंत उसे बुलवा लिया। वीर केतु जब राजा के सामने पहुंचा तो राजा ने उसे समझाते हुए कहा, हकीम साहब, राजकुमारी किसी को भी अपने पास नहीं फटकने देती। वह हर आने वाले पर हमला कर देती है, इसीलिए उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया है। आप पहले खिड़की से उसे देख लें। वीर केतु खिड़की के पास गया और अंदर झांक कर देखा। उसकी नजर चंद्रलेखा पर पड़ी, जो बड़ी दर्द भरी आवाज में विरह का गीत गा रही थी। गीत के हर शब्द से वीर केतु का नाम टपक रहा था। वीर केतु की आंखें नम हो गईं। उसने ध्यान से देखा और तुरंत समझ गया कि चंद्रलेखा बीमार नहीं है। वह केवल अपनी चतुराई से खुद को पागल साबित कर रही है ताकि राजा के साथ विवाह से बच सके। वीर केतु ने खुद को संयत किया और अपनी योजना को और मजबूती से अमल में लाने का निश्चय किया। महल के भीतर जाकर वीर केतु ने राजा से कहा, जहां पनाह, मैंने राजकुमारी का रोग समझ लिया है, मुझे उसके कमरे में अकेले जाने दीजिए, लेकिन ध्यान रहे उस समय वहां कोई और मौजूद न हो। राजा ने थोड़ी हिचक के बाद यह बात मान ली। कमरे का दरवाजा खोल दिया गया और वीर केतु अकेले राजकुमारी चंद्रलेखा के पास पहुंचा। जैसे ही वीर केतु राजकुमारी के पलंग की ओर बढ़ा, बदले हुए रूप के कारण चंद्रलेखा उसे पहचान नहीं पाई। उसने सोचा कि यह भी कोई नया हकीम है और गालियां देते हुए गुस्से से चिल्लाने लगी। लेकिन वीर केतु तेजी से उसके पास पहुंचा और धीमे स्वर में बोला, ध्यान से देखो, मैं हकीम वकीम नहीं हूं, मैं अमृतगढ़ का राजकुमार वीर केतु हूं। मैं तुम्हारी तलाश में यहां तक आ पहुंचा। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें यहां से निकाल ले जाऊंगा। चंद्रलेखा वीर केतु की आवाज सुनते ही चौंक गई। उसने उसकी ओर ध्यान से देखा और उसकी सूरत पहचानते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने गुस्से और घबराहट से चिल्लाना बंद कर दिया। धीमी आवाज में बोली,
राजकुमार, मैंने अपना सतीत्व बचाने के लिए यह पागलपन का नाटक किया। मुझे यह नहीं पता था कि मुझे कब तक यह नाटक करना पड़ेगा। सौभाग्य से तुम आ गए, लेकिन यहां से निकलने का रास्ता क्या है? अगर बादशाह को यह पता चला कि तुम मेरे प्रेमी और भावी पति हो, तो वह तुम्हें कभी जीवित नहीं छोड़ेगा। तुम्हें केवल एक काम करना होगा, अपनी पागलपन की हरकतों को कम कर दो। कपड़े फाड़ना, मारपीट करना और गालियां देना धीरे धीरे बंद कर दो। बस कभी कभी कुछ अजीब हरकतें करना, ताकि बादशाह को लगे कि तुम धीरे धीरे ठीक हो रही हो। चंद्रलेखा ने वीर केतु की बात मान ली और उसी के अनुसार व्यवहार करना शुरू कर दिया। उसने धीरे धीरे अपने पागलपन का नाटक कम कर दिया। वीर केतु महल से बाहर आकर राजा से बोला, जहांपनाह, कृपया चलकर राजकुमारी को खुद देखें। वह लगभग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। राजा तुरंत वीर केतु के साथ राजकुमारी के कमरे में गया। वहां चंद्रलेखा साफ सुथरे वस्त्र पहने हुई थी और उसका व्यवहार भी सामान्य लग रहा था। वह शांत मुद्रा में पलंग पर बैठी थी। राजा यह देखकर दंग रह गया। वापस लौटकर उसने वीर केतु की प्रशंसा की और कहा, हकीम साहब, आपने कमाल कर दिया है। बड़े बड़े वैद्य और हकीम महीनों से असफल हो रहे थे, लेकिन आपने महज कुछ ही समय में राजकुमारी को लगभग ठीक कर दिया। मैं आपको धन दौलत से मालामाल कर दूंगा। वीर केतु ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यह आपकी महान कृपा है, लेकिन अभी मैं एक पैसा भी नहीं लूंगा। राजकुमारी पूरी तरह ठीक हो जाए, उसके बाद आप जो भी देंगे मैं सिर झुकाकर स्वीकार कर लूंगा। इसके बाद वीर केतु ने धीरे से पूछा, लेकिन एक बात जाननी जरूरी है। राजकुमारी के रोग को पूरी तरह समझने के लिए यह बताइए कि वह आपके राज्य में कब और कैसे आई। वीर केतु का यह सवाल सुनकर राजा ने कोई शक नहीं किया और पूरी घटना बताने लगा। उसने कहा, कुछ समय पहले एक आदमी राजकुमारी को एक यंत्र के घोड़े पर बैठाकर कश्मीर के जंगलों में लाया था। वह उसके साथ दुराचार करना चाहता था। सौभाग्य से मैं उस समय शिकार से लौट रहा था। मैंने उस व्यक्ति को मार डाला और राजकुमारी को अपने महल ले आया। बादशाह ने आगे कहा, उस व्यक्ति के पास वह यंत्र का घोड़ा भी था। मैंने उसे अपने खजाने में सुरक्षित रखवा दिया। तब से मैंने यह निर्णय किया कि राजकुमारी से विवाह करूंगा। बस उसके ठीक होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। राजा की बातों से वीर केतु को यह समझ आ गया कि चंद्रलेखा को यहां से सुरक्षित निकालना आसान नहीं होगा। उसे न केवल राजकुमारी को बचाना था, बल्कि यंत्र के घोड़े को भी हासिल करना था। वीर केतु ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, यह घोड़ा साधारण यंत्र नहीं है। यह तंत्र मंत्र से संचालित जादुई घोड़ा है। राजकुमारी चंद्रलेखा ने इससे उतरते समय तांत्रिक नियमों का पालन नहीं किया होगा, जिससे यह स्थिति उत्पन्न हुई है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। मैं जैसा कह रहा हूं, आप उस पर अमल कीजिए। मैं वादा करता हूं कि राजकुमारी साहिबा को एक ही दिन में पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दूंगा। राजा उत्सुकता से बोला, बताओ क्या करना होगा? मैं हर संभव प्रयास करूंगा। वीर केतु ने विस्तार से समझाते हुए कहा, महाराज, एक विशाल मैदान का चयन कीजिए। उस मैदान के बीच में उस यंत्र वाले घोड़े को रखवाए और उसके चारों ओर बड़ी बड़ी अंगीठियां जलवाएं। इन अंगीठियों में विशेष धूप और सामग्री जलानी होगी, ताकि कोई भी बाधा उत्पन्न न हो। राजकुमारी साहिबा को उनकी राजसी हैसियत के अनुसार सबसे सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाकर लाया जाएगा। फिर मैं मंत्रोच्चार करके घोड़े की शक्ति को पुनः सक्रिय कर दूंगा। राजा ने तुरंत सहमति जताई और अपने मंत्री को आदेश दिया, तुरंत तैयारी शुरू करो। राजकुमारी का स्वास्थ्य मेरे लिए सर्वोपरि है। वीर केतु ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां अपना, यह सब करने के लिए शुभ मुहूर्त आवश्यक है। कल सुबह का समय सबसे उपयुक्त होगा। अगली सुबह मैदान में हर तरफ हलचल थी। घोड़ा मैदान के बीचों बीच रखा गया। चारों ओर 10-12 बड़ी अंगीठियां सजाई गईं, जिनमें विशेष सामग्री डाली जा रही थी। पूरा वातावरण रहस्यमयी और आकर्षक लग रहा था। वीर केतु ने स्नान करके तांत्रिकों वाले वस्त्र पहने और मैदान में पहुंच गया। राजकुमारी चंद्रलेखा को भी शानदार परिधानों और आभूषणों से सजाकर वहां लाया गया। वीर केतु ने राजकुमारी को घोड़े पर बिठाया और चारों ओर घूमते हुए मंत्रोच्चार करने का नाटक शुरू किया।
उसने हर अंगीठी में सामग्री डालनी शुरू की, जिससे घना धुआं उठने लगा। देखते ही देखते पूरा घोड़ा और राजकुमारी धुएं में छिप गए। मैदान में खड़े लोग चमत्कारिक नजारा देखकर आश्चर्य में पड़ गए। धुएं के पीछे वीर केतु तुरंत घोड़े के पास पहुंचा। वह भी घोड़े पर सवार हो गया और उसकी खूंटी घुमाकर उसे चालू कर दिया। कुछ ही क्षणों में घोड़ा हवा में ऊपर उठने लगा। नीचे खड़े लोग कुछ भी समझ पाते इससे पहले घोड़ा बादलों के पार पहुंच चुका था। आकाश से वीर केतु ने नीचे खड़े राजा की ओर देखते हुए ऊंची आवाज में कहा, ओ दुष्ट राजा, सुन ले, मैं अमृतगढ़ का युवराज वीर केतु हूं और अपनी मंगेतर चंद्रलेखा को तुम्हारे चंगुल से मुक्त कर वापस ले जा रहा हूं। तुम्हारा लालच और अन्याय अब समाप्त हो गया है। अपनी चालाकियों को भूल जाओ और अपने प्रजा की भलाई पर ध्यान दो। राजा की आंखों में गुस्सा और हताशा का मिश्रण साफ झलक रहा था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सका। वह विवश होकर वीर केतु और चंद्रलेखा को आसमान में गायब होते देखता रह गया। कुछ घंटों में जादुई घोड़ा वीर केतु और चंद्रलेखा को अमृतगढ़ लेकर आ गया। वहां वीर केतु का राजमहल उनकी प्रतीक्षा कर रहा था और रानी ने चंद्रलेखा का भव्य स्वागत किया। राजदरबार में तुरंत घोषणा की गई कि युवराज वीर केतु और राजकुमारी चंद्रलेखा का विवाह शीघ्र ही धूमधाम से किया जाएगा। महल को फूलों, रोशनी और रंगीन झंडों से सजाया गया। दोनों के विवाह में देश विदेश के राजा, महाराजा और महानुभाव शामिल हुए। पूरे अमृतगढ़ में उत्सव का माहौल था। लोग वीर केतु की वीरता और चंद्रलेखा की बुद्धिमानी के चर्चे करते नहीं थक रहे थे। विवाह के कुछ दिनों बाद राजा धर्मकेतु ने बंगाल के राजा को एक संदेश भिजवाया। हमने आपकी पुत्री चंद्रलेखा का विवाह अपने युवराज वीर केतु से किया है। यह संबंध न केवल हमारे दोनों राज्यों के लिए गौरव का विषय है, बल्कि हमारे बीच शांति और सहयोग का प्रतीक भी है। हम आशा करते हैं कि आप इस संबंध को स्वीकार करेंगे और दोनों बच्चों को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बंगाल के राजा ने संदेश पाकर खुशी से संबंध स्वीकार किया और बहुमूल्य उपहार, आभूषण और शुभकामनाएं अमृतगढ़ भेजीं। वीर केतु और चंद्रलेखा ने अपने जीवन को प्रेम, समझदारी और विश्वास के साथ बिताया। उनकी कहानी अमृतगढ़ और बंगाल में ही नहीं, बल्कि दूर दूर तक प्रेरणा का स्रोत बन गई। जादुई घोड़ा उनके महल में एक स्मारक के रूप में रखा गया, जो उनकी अनोखी प्रेम कहानी और वीरता का प्रतीक बन गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह कहानी? वीर केतु और चंद्रलेखा की यह साहसिक प्रेम कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास, साहस और प्रेम से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरों को शेयर जरूर करें। आपका धन्यवाद। राधे राधे।